हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमने अपने इस चैनल पे अभी हम अपना ये फाइनेंशियल अकाउंट का इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसका कि फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर चुके हैं। अब हम इसको आगे, आपका टॉपिक जो चल रहा था इंसॉल्वेंसी अकाउंट का, अब उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर को सुनने से पहले आप पिछला लेक्चर ज़रूर एक बार सुन लीजिएगा, ताकि आपको जो अभी आगे आप पढ़ोगे तो उससे पहले आपको पिछला जो है टॉपिक्स जो हमने बताए हैं बेसिक्स के बारे में इसके, वो आप समझ सको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए, स्टार्ट करने से, आगे कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं। ठीक है, कल हमने जो है पिछली क्लास में आपको क्या बताया था, इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स में सबसे पहले बताया था इंसॉल्वेंट कौन से लोग होते हैं। ठीक है, जो हमने बताया था बिजनेस को लगातार आपके लॉस में चलते चले जा रहे हैं और क्रेडिटर्स जो है मोर देन हो जाते हैं आपकी एसेट से, तो ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट माने जाते हैं। जिनके की क्या हो जाती है, डेप्ट मोर देन हो जाती हैं एसेट से, और वो अपने डेप्ट को, जो उनके डेप्ट्स हो या लाइबिलिटीज़ होती हैं, उनको जो है कैपेबल नहीं होते हैं उनको पे करने में। ठीक है, तो ऐसे जो पर्सन्स, इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, वो उन्हें इंसॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है, और इसके उनके दो फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन से कंडीशंस, एक तो सबसे पहले लायबिलिटी मोर देन होनी चाहिए एसेट से, और सेकेंड क्या थी, जो कोर्ट के थ्रू उन्हें जो है एडजुडिकेशन का एक वो मिल जाना चाहिए, उन्हें सर्टिफिकेट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, ये उनको मिल जाना चाहिए कोर्ट की तरफ से। ठीक है, ये दो हैं, मतलब कोर्ट ये मान ले कि हाँ ये पर्सन या कंपनी, इंस्टीट्यूशन इस सच में क्या है, इंसॉल्वेंट है। ये दो होनी चाहिए आपकी फुलफिल कंडीशंस। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद हमने आपको बताया था कि इसमें जो आपके जो इंसॉल्वेंट कोई भी पर्सन होगा तो वो कैसे इंसॉल्वेंट होगा, इसके लिए दो लॉ बताए थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें प्रोसीजर भी बताया था हमने कि सबसे पहले क्या है, पिटीशन, कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाती है। कोर्ट में पिटीशन कौन फाइल करता है, या तो खुद डेप्टर या फिर उसकी तरफ से जो उसके क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं, कोई क्रेडिटर या क्रेडिटर्स, इन दोनों में से किसी के थ्रू क्या हो जाता है, पेटिशन कोर्ट में दिया गया। ठीक है, पेटिशन को के साथ हमें एक स्टेटमेंट अटैच करना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओके, और इस स्टेटमेंट को चेक करने के बाद कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन जो है पास कर देती है, और उस कंपनी या इंडिविजुअल के नाम से। और ये ऑर्डर मिल जाने के बाद जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है हमारा, किसका, इंसॉल्वेंसी का। और ये एडजुडिकेशन जो है, या कोई भी पेटिशन जो है, कोई भी एप्लीकेशन या पेटिशन कब जो है आप प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में किसी के थ्रू, जबकि एटलीस्ट जो है 500 रुपीज़ तो होने ही चाहिए उसके डेप्ट, है ना, 500 या इससे मोर देन होनी चाहिए डेप्ट उसके, तभी आप जो है, ऐसा नहीं कि 200-400 रुपीज़ डेप्ट हो और आपने पेटिशन कर दिया, नहीं। जब तक कि आपकी लायबिलिटीज़ मोर देन 500 रुपीज़ नहीं होगी, तब तक जो है कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन या कंपनी की जो है अपने जो है इंसॉल्वेंट होने का पिटिशन नहीं फाइल कर सकती है। ठीक है, ये हो गई कंडीशन। अच्छा, अब हमने दो आपको एक्ट बताए थे, एक बताया था प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट और एक बताया था प्रेसिडेंसी प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट हमारा कब आया था, 1909 में, और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट कब आया था हमारा, 1920 में। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट है वो हमें केवल 3 सिटीज़ में आपके जो है एप्लीकेबल होता है। कौन कौन से, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ओके, और ये जो इन तीनों को छोड़ के जो बचे हुए स्टेट्स हैं, उन पे हमारा प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट जो है आपका क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या था हमारा सबसे, कि जो हमारा प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट है उसमें जो आपका गवर्नमेंट जो क्या कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो ये सारा वर्क देखता है, अपॉइंट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं ऑफिशियल असाइनी, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल रिसीवर। दूसरे को मतलब कि प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत जो भी हम
गवर्नमेंट जो वो कह सकते हैं आप, जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है जो अपॉइंट किया जाता है उसे हम ऑफिशियल रिसीवर कहते हैं, और ये सारा ही प्रोसेस इनके थ्रू ही आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब इन्होंने जो है, जब ये क्या इनके पास जब आ जाएगा आपका केस, तो ये क्या करेंगे, सारे एसेट्स को जो है रियलाइज़ कर देंगे, यानी कि सेल करने के बाद जो भी उनसे रियलाइजेशन वैल्यू होगी उनको इन लॉ के तहत, इन लॉज में जो दोनों लॉ हैं इनके थ्रू, जो भी लॉ इनके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग का क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम क्या, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाता है, फिर रिम्यूनरेशन पेमेंट किया जाता है इन गवर्नमेंट जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद जो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और पार्टली सिक्योर्ड को पेमेंट किया जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ये भी हम आपको आगे कंटिन्यू करेंगे ये क्या होते हैं। ठीक है, और ये सारी प्रोसेस होने के बाद जो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज मिल जाता है उस इंस्टीट्यूशन को, इंडिविजुअल को। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज का मतलब होता है कि अब वो पर्सन या इंस्टीट्यूशन किसी भी लाइबिलिटी या कोई भी उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी भी लाइबिलिटी के लिए कोई भी पर्सन या कोई भी डेप्टर, किसी भी जो है कोई भी क्रेडिटर डेप्टर को अब परेशान नहीं कर सकता है, उसको राइट नहीं है कि वो जाके डेप्टर को बार बार परेशान करे, क्योंकि अब उसे क्या मिल गया है, एक सर्टिफिकेट मिल गया है ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज का। यहाँ तक कल हमने पढ़ा था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये दो एक्ट बताए थे आपको, ये एक्ट हमारा प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट जो 1909 का किस पे एप्लीकेबल है, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ठीक है, और इन तीनों सिटीज़ के अलावा इन तीनों सिटीज़ को छोड़कर जो हमारे पूरी ऑल ओवर इंडिया है उसमें हमारा द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट जो है लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब हम आगे आपका कंटिन्यू करते हैं। हमें क्या पढ़ना है, जो है अब हमें पढ़ना, हमने बताया था आपको इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स हमें मेन जो सीखनी है वो अकाउंट्स बनाने सीखने हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो है, जो हमारे ये प्रोविंशियल एक्ट और प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट के थ्रू जो डिफरेंस किया गया और जो इनके लॉ बनाए गए हैं, ये हम आपको अभी आगे बीच में ही कंटिन्यू करेंगे जब। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स। अब जब ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब इंसॉल्वेंट हो गया तो जो हमारा असाइनी होगा या फिर जो है ऑफिशियल जो रिसीवर होगा वो क्या करेगा, जो है उस पिटीशन में हम जो भी जो है क्या कहते हैं अपना पिटीशन दिया तो उसके साथ हमें स्टेटमेंट बना के देना होता है। ठीक है, तो उसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स में जो है हमें दो बनानी होती हैं अकाउंट्स। ठीक है, दो हमें जो है स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। एक होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन डेट ऑफ ऑर्डर, है ना, ऑन सेकेंड डेफिशिएंसी अकाउंट। ये दो अकाउंट्स हम तैयार करते हैं। ठीक है, और इन्हीं के बारे में हमें सीखना है कि कैसे हम इनको तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब ये डेफिशिएंसी का क्या क्या मीनिंग क्या होती है, जो हमारी लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसी को हम डेफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आपके एसेट्स आप जब कब इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, जब क्योंकि लायबिलिटी मोर देन है हमारी एसेट्स से, तो जितनी की जो भी डिफरेंस होगा, जो भी जितनी मोर होगी लायबिलिटी एसेट्स से, है ना, एसेट्स और लायबिलिटी एंड एसेट्स के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को हम डेफिशिएंसी बोलते हैं। और ये डेफिशिएंसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में तो ये शो किया जाता है कि हमारा क्या पोजीशन है ना, हमारी लायबिलिटी कहाँ से कितनी है, किस में कितना पेमेंट करना है, कौन कौन सी लायबिलिटी है। एसेट्स में हम एसेट्स में ये शो करते हैं कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, उनकी रियलाइजेशन वैल्यू क्या है। ठीक है, ये सब निकाल के हम पता करते हैं। डेफिशिएंसी अकाउंट में हम ये शो करते हैं कि जो डेफिशिएंसी आई है वो कौन से कारणों से आई है, कहाँ कहाँ पे हमें डेफिशिएंसी हुई है, कौन कौन से आइटम्स में। ठीक है, चलिए अब हम ये इसको आगे और देखेंगे जब डेफिशिएंसी अकाउंट। अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है आपका क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, जो कि आप प्रेजेंट किया जाता है इंसॉल्वेंट के द्वारा। ठीक है, और ये इसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है जिसमें कि हमें ये स्टेटमेंट्स या अपनी डिटेल प्रेजेंट करनी होती है। ठीक है, नो प्रोविजन फॉर द सबमिशन ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड अंडर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज प्रिस्क्राइब बाय द
रूल मेड अंडर प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट एज गिवन बिलो। ठीक है, तो प्रेसिडेंसी प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में कोई प्रोविजंस अलग से नहीं बताए गए हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट है उसके थ्रू एक फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें जो है हमें उसी फॉर्मेट में ये स्टेटमेंट तैयार करना होता है। ठीक है, ये देखिए ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है, इसमें क्या है, एक आपका जो है साइड इस तरफ आपने देखा लायबिलिटी साइड है और इस तरफ हमारा ये एसेट्स साइड है। ठीक है, लायबिलिटी साइड को भी हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और एसेट साइड को भी कई पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ये आप फॉर्मेट देख लीजिए। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं लिस्ट ए। ठीक है, इसमें जो है आपकी लायबिलिटीज़ और एसेट्स को कुछ लिस्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो स्टेटमेंट्स जो है आप तैयार करोगे, तो आपने देखा था लायबिलिटी जब बैलेंस शीट बनाया था तो उसमें कोई ऐसा डिवाइडेशन नहीं था। ठीक है, बस हमने लायबिलिटी साइड में सारी लायबिलिटीज़ हमने नोट कर दी और एसेट साइड में सारी एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स को कुछ लिस्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि हमारे ए से शुरू होके एच तक हैं। ठीक है, ये देखिए ए लिस्ट ए। ठीक है, जो तो लिस्ट ए से एच तक हमारी क्या है, सारी एसेट्स लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स जो है क्लासिफाइड है। अब जो हमारी लिस्ट ए बी सी एंड डी है, ये किससे रिलेटेड है, हमारी लायबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशन या फर्म है, कंपनी है, उसकी लायबिलिटी से रिलेटेड है। इसके बाद जो ई एफ जी एंड एच, ये हमारे जो है किससे रिलेटेड है, एसेट्स में। ठीक है, तो इन लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी में क्या क्या आइटम्स रखे गए हैं, कौन कौन सी जो है आपकी कमोडिटीज़ को इंक्लूड किया गया है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और एसेट साइड में जो आपकी लिस्ट ई है, एफ है, जी है एंड एच है, ये भी, इसमें भी आपके सारे एसेट्स को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो हम कौन सी लिस्ट में कौन सी जो है कमोडिटी आइटम को हम रखेंगे, इसको हम अभी आगे बताएंगे। ठीक है, ये देखिए अब हमारी जो है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए लायबिलिटीज़ को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है नॉर्मल वे में। एक होता है हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये जो लायबिलिटीज़ में हमें सिर्फ यहाँ पे क्रेडिटर्स शो करने होते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप जब आप बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो उसमें बहुत तरह के लायबिलिटीज़ होते हैं ना, तो उन सभी को यहाँ पे नहीं लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको जब डिफरेंसेस बता रहे थे, तो कि जो हमारी जो इस तरह की जो बनावटी हैं, है ना, उस तरह की जो लायबिलिटीज़ को हम नहीं लेते हैं। जैसे कि आपके आउटस्टैंडिंग्स जो क्या कह सकते हैं आप, सैलरी वगैरह, और जो हमारी जो फिक्टिटियस हैं एसेट्स हैं, इन सब चीज़ों को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल में है वो नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये खैर अलग बात है। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो क्रेडिटर्स को और एसेट्स को डिवाइड किया गया है कुछ लिस्ट में। ठीक है, तो क्रेडिटर्स की लिस्ट कौन कौन से हैं, या लायबिलिटीज़ की लिस्ट कौन, ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं वो 2 टाइप्स की नॉर्मली होती हैं। ठीक है, एक होता है हमारा अनसिक्योर्ड, ठीक है, एक हमने क्या पढ़ा है, अनसिक्योर्ड। ठीक है, अनसिक्योर्ड, और दूसरे होते हैं हमारे सिक्योर्ड। ठीक है, पहले तो आप ये समझ लीजिए इन वर्ड्स का क्या मतलब है, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। ठीक है, अनसिक्योर्ड का मीनिंग है कि कोई भी ऐसे क्रेडिटर्स या लायबिलिटी जिसके पीछे कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी गई हो। ठीक है, कोई भी एसेट्स एज ए सिक्योरिटी हमने मोर्गेज नहीं रखा हो। ठीक है, सिक्योर्ड नहीं किया हो, ऐसी लायबिलिटीज़ को हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बैंक गए, आपको लोन चाहिए हो। ठीक है, या फिर मान लीजिए जो भी इंडिविजुअल है जिसकी इंसॉल्वेंसी का अकाउंट्स हम तैयार कर रहे हैं, उसे लोन चाहिए, तो वो बैंक में गया। ठीक है, तो बैंक की क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है लोन सैंक्शन करने का। तो बैंक्स जो है हमेशा कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर में जो है बैंक्स आपको ऐसे नहीं लोन दे देगी। ठीक है, उसका जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होगा, प्रोसीजर होगा, उसको फॉलो करने के बाद सारे आपके जो आप कह सकते हैं लीगल आपके जितने भी
लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको जो है फुलफ़िल करके तब आपको किसी भी पर्सन को लोन सेंक्शन करती है। तो बैंक क्या है, आपसे जो है कुछ ना कुछ जो कोई भी एसेट्स या कुछ भी ऐसा जो है आपके पास हो, उसे जो है अपने पास मतलब एज ए सिक्योरिटी रख लेती है अपने लोन के पीछे, कि फॉर इन फ्यूचर अगर आप जो है या वो कंपनी या इंस्टीट्यूशन इन लोन्स का पेमेंट नहीं कर पाती है, तो बैंक क्या करेगी, उन सिक्योरिटीज़ को बेच के जो है अपना लोन कवर कर लेगी। ठीक है। तो और लेकिन अगर आप किसी अपनी फैमिली मेम्बर से अगर आप कोई लोन ले रहे हो या अपने फ्रेंड से ले रहे हैं आप, ठीक है, जहाँ पे आपकी अच्छी गुडविल है, तो वो लोग अगर आपको लोन देंगे तो आपको आपसे कोई सिक्योरिटी की डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे जो हमारे लोन्स जो होते हैं क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जो है कंपनी ने कहीं से कोई गुड्स मंगाया, कोई आपने स्टॉक परचेज किया, ठीक है, तो आप जानते हैं कि आपके बिजनेस में हर तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, क्रेडिट भी होते हैं, कैश भी होते हैं। तो मान लीजिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन था ये, ठीक है, तो उन्होंने अपना जो है इंडिविजुअल पर्सन है या जो कोई कंपनी है जो इंसॉल्वेंट हो रही है, उसने कोई सामान जो है कोई इन्वेंट्री कैसे क्रेडिट पे परचेज की थी और उसका पेमेंट नहीं कर पाए हैं। तो कोई भी सामान जब आप परचेज करने जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या उसके पीछे कोई, अगर आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया है तो कोई सिक्योरिटी रखवाई जाती है? नहीं। तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो अब अभी सिर्फ आप इसका मतलब समझें, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कि अनसिक्योर्ड में क्या क्या इंक्लूड होगा और सिक्योर्ड में क्या क्या, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड का मतलब क्या हुआ, जो इस ऐसे लोन या ऐसे क्रेडिटर्स या ऐसी लाइबिलिटीज़ जिनके जो है पीछे हमने कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी है, या कोई भी एसेट्स हमने एज ए सिक्योरिटी या एज ए आप कह सकते हैं मॉर्गेज हमने नहीं रखी है, ठीक है। और सिक्योर्ड लोन का क्या मतलब है, आप समझ ही गए होंगे। सिक्योर्ड आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं या सिक्योर्ड आपके लोन्स होते हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं, उनके पीछे कोई ना कोई एसेट्स हमने एज ए सिक्योरिटी रखी हुई होती है। तो ऐसे जो है लोन्स को हम क्या कहेंगे, या क्रेडिटर्स को सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो एक हो गए हमारे अनसिक्योर्ड और दूसरे हो गए सिक्योर्ड, ठीक है। ये तो हो गए अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड की बात। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई लोन लिया, बैंक से लिया, 10,000 का लोन लिया, ठीक है। बैंक ने कहा ठीक है भैया, हम लोन तो आपको दे देंगे, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए तो हमें जो है आप कुछ ऐसा हमारे पास आप रख दो जिसको बेच के हम इन फ्यूचर अपना लोन कवर कर पाएँ। तो ठीक है भैया, उन्होंने कहा, जो भी कंपनी थी, आप गए, कहा, उन्होंने कहा ठीक है भैया आप ले लो, हमारी ये मशीनरी ये हमारी जो है 20,000 की है, ये आप रख लो, ठीक है। तो इससे आपका लोन कवर हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं आपने एज ए सिक्योरिटी आप रख लो, तो इसका मतलब ये नहीं बैंक आई और मशीन उठा के ले गई, अभी वो नहीं ले जाएगी। जब इन फ्यूचर आप पेमेंट करने में जो है जो आप पेमेंट नहीं कर पाओगे अपना लोन, तब बैंक जो है उस पर अपना जो है आपकी जो है जो आपने सिक्योरिटी के रूप में जो भी एसेट्स आपने रखा था, तब उसको जो है अपने अंडर में बैंक ले लेगी, ठीक है। तो ये होती है सिक्योर क्रेडिटर्स, ठीक। अब तो ये हो गई। अब हमें लिस्ट पे आते हैं अपनी। तो हमने आपको क्या बताया, लायबिलिटीज़ जो है वो इसको जो है 4 लिस्ट में आपकी, या क्रेडिटर्स को 4 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। लिस्ट ए, ठीक है, लिस्ट बी, लिस्ट सी एंड लिस्ट डी, ओके। तो अब देखिए लिस्ट ए, सबसे पहले जान लें, जो लिस्ट ए में होती हैं हमारी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये सारे लिस्ट में अलग अलग आइटम्स हम इंक्लूड करते हैं, ये आप अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिस्ट ए आती है। लिस्ट ए में हम क्या इंक्लूड करते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, एज पर लिस्ट ए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमने अभी आपको बताया कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ऐसे लोन्स या ऐसे क्रेडिटर्स जिनके पीछे हमने कोई भी सिक्योरिटी जो है कोई भी एसेट्स एज ए सिक्योरिटी हमने नहीं रखी हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने अभी बताया आपको ट्रेड क्रेडिटर्स, है ना। ट्रेड क्रेडिटर्स में ऐसे क्रेडिटर्स आ जाते हैं तो जो आपने बिजनेस में
कि जो आपकी डेली की एक्टिविटी के कारण जो है ये आपके जो है बन जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक लिया है आपने, या कोई आपने स्टेशनरी परचेज की क्रेडिट पे, या इस तरह की और भी आइटम्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स, हो गए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, उसके बाद आपने स्त्री धन। ठीक है, स्त्री धन का मतलब होता है, अभी ये हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है, अच्छा अभी स्त्री धन बताएंगे। सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर्स आ गया आपको। अब क्या है, बिल्स पेबल। ठीक है, जैसे ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं वो बिल्स पेबल भी होते हैं। ठीक है, बिल्स पेबल क्या होते हैं, जब कहीं आपने कोई सामान लिया था और उसको जो है आपने क्रेडिट पे लिया है, और जो आपने सेलर से कहा कि आप हमें बिल दे दो, ठीक है, आपको हम इस ड्यू डेट पे पेमेंट कर देंगे, पर आप पे नहीं कर पाए। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से लोन लिया है आपके अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं, आपके जो पर्सनल अकाउंट है बैंक में, उसमें आपने आपके जो है 10,000 ही रुपीज़ अवेलेबल थे, पर आपने बैंक से कहा कि आप हमें 10,000 की जगह हमें 15,000 की ज़रूरत है, तो आप हमें ये पे करने की जो है कष्ट करें। तो बैंक ने कहा ठीक है भैया, हम आपके अकाउंट में 5,000 और डाल देंगे, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो 5,000 है ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक में हमारी रिसीविंग जो हमारे एडवांसेस हैं, जो हमारे जो क्या कह सकते हैं आपके जो आपके बैंक का बैलेंस है, उससे ज़्यादा हम जब भी अमाउंट निकालते हैं उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका लोन है। ठीक है, पार्शली पेड शेयर्स हेल्ड। ठीक है, जो आपने शेयर्स खरीदे हैं उस पर आपने पेमेंट करना जो है आपने पार्शली पेमेंट किया है। ठीक है, अनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कोई गारंटी गिवन बाय अदर्स। उसके बाद वेज, रेंट एंड सैलरी, ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ आती हैं, आपकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। तो कोई भी आइटम क्वेश्चन में आप देखोगे, कोई भी ऐसा आइटम जिसके पीछे कोई भी ऐसा नहीं कहा गया होगा कि इसके पीछे हमने ये सिक्योरिटी रखी है, तो वो हमारा अनसिक्योर्ड में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो आप इतने आइटम न याद करने की बजाय आप ये देखो कि कौन से सिक्योरिटी जिनके पीछे नहीं है, बस उसे इंक्लूड कर दिया। ठीक, अब स्त्री धन का मतलब क्या होता है, जो स्त्री धन महिलाओं द्वारा खुद उनकी जो है अपनी एबिलिटी के या अपने जो है पर्सनल जो है कोई भी इनकम से उन्होंने अपने लिए जो है परचेस किया हो, वो क्या होता है आपका स्त्री धन। ठीक है, जैसे कोई पर्सन है ए, उनकी वाइफ है बी। ठीक है, अब ए इंसॉल्वेंट हो गए, तो ए की इंसॉल्वेंट हो गए तो उनकी जो है पर्सनल, इसमें क्या हमने बताया था आपको, पर्सनल लायबिलिटीज एंड पर्सनल आपके एसेट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। ठीक है, तो अब स्त्री धन की बात आई, तो जो बी है, अगर वो कोई अपनी एबिलिटी, वो भी कहीं जॉब कर रही हैं या कोई अपने जो है मतलब उनकी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग थ्रू जब कोई भी जो है आप वो गेन कर रही हैं, तो वो उनको स्त्री धन माना जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, बी का जो भी जो उनकी एसेट्स है या जो भी उनके आप कह सकते हैं जो उनके पास अवेलेबल है अमाउंट या कुछ भी, तो वो उनको ए के एसेट्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कौन से, जो उन्होंने खुद अपनी पर्सनल एबिलिटी के कारण गेन किया हो। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, तो उसे हम स्त्री धन बोलते हैं। ठीक है, स्त्री धन ऑर्नामेंट्स एंड पर्सनल बिलोंगिंग इटीसी ऑफ लेडी। ठीक है, ये होता है स्त्री धन। ठीक है, लोन्स टेकन फ्रॉम वाइफ, अब ये देखिए इसी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे हमने, वाइफ आउट ऑफ हर पर्सनल प्रॉपर्टी और स्त्री धन और हर सेल्फ अर्न इनकम इज यूजुअली ट्रीटेड लाइक एनी अदर लोन टेकन द मिक्स। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जब कोई वाइफ है, जो कोई लेडी है, वो अपनी एबिलिटी के थ्रू अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी या अपने पर्सनल एबिलिटी के तहत जो है कोई भी गेन कर रही है, तो वो उसकी जो है एसेट्स नहीं मानी जाएगी, उसके हस्बैंड की एसेट्स नहीं मानी जाएगी। तो वो एज अगर अपने वाइफ से उसने इंडिविजुअल पर्सन ने या जो भी इंस्टीट्यूशन है जो ओनर है उसने कोई अमाउंट लिया है, तो उसे एज ए लोन माना जाएगा, तो उसे भी हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में इंक्लूड करेंगे, ना कि एसेट्स में। ठीक है, मान लीजिए ए कोई पर्सन है, ठीक है, ये इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक, इनकी वाइफ है बी। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अब ये इंसॉल्वेंट हो गए तो इनकी सारी जो है लायबिलिटीज़ जो हैं और सब जो है इनको जो है काउंट की गई, कौन कौन सी लायबिलिटी है। ठीक है,
अब इन्होंने क्या किया है, अपनी वाइफ से भी कुछ अमाउंट ले रखा है, 10,000 मान लीजिए लोन, इन्होंने एज ए लोन लिया था 10,000। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं मानेंगे कि बी से इन्होंने अपनी केवल वाइफ से ही तो लिया है तो इसे हम जो है एसेट्स मान लेंगे, नहीं, इसे भी हम लायबिलिटीज़ मानेंगे। इसकी भी एक कंडीशन क्या है कि बी ने जो ये अमाउंट गेन किया हो अपनी सेल्फ एबिलिटी के थ्रू, ठीक है, सेल्फ, या वो अपनी खुद पढ़ा रही हो, कोई टीचर हो, ठीक है, अपनी सेल्फ एबिलिटी, ओके, अपनी सेल्फ एबिलिटी के थ्रू जब इन्होंने ये इनकी ए की वाइफ ने कोई अमाउंट या एसेट्स गेन किया हो, ठीक है, और ए ने वो अमाउंट इनसे क्या लिया हो, एज ए लोन लिया हो, तो इसे हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में इंक्लूड करेंगे। सेकेंड कंडीशन ये है कि ए ने अमाउंट तो इनसे 10,000 लिया है, लेकिन उनकी वाइफ जो है बी है वो कोई काम नहीं करती, कोई एबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ हाउस वाइफ है, और इन्होंने अपने हस्बैंड के द्वारा दिए गए रुपयों में से ही बचा के रखा हुआ है अपने पास। जैसे बहुत सारी लेडीज़ होती है ना घर में, कि देखा होगा मंथली इनकम जो आपका एक्सपेंस होता है, खर्चा, उसमें से कुछ ना कुछ बचाती रहती हैं, जो अपने उनके हस्बैंड द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो वो ऐसे रुपयों में से अगर जो है ए ने बी से जो है लिया है अपनी वाइफ से कोई भी अमाउंट, तो उसे जो है क्या लोन नहीं माना जाएगा, ठीक है, ऐसे अमाउंट को, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा था नोटबंदी के टाइम जो है बहुत सारे जो है आपके कह सकते हैं बहुत सारे नोट निकले थे सभी महिलाओं के पास से, जो घर में गाँव में जो हाउस वाइफ हैं, ठीक है। तो ये 100 रुपया है, ये जो है ए बी की पर्सनल प्रॉपर्टी ना मान के उसके हस्बैंड की ही जो है प्रॉपर्टी या एसेट्स मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बी कुछ अपनी अर्निंग कर रही है अपने सेल्फ एबिलिटी के थ्रू, तो वो अमाउंट अगर उसके हस्बैंड ने उससे उतना अमाउंट लिया है या कोई उसकी एसेट्स लिया है, कोई उसके ऑर्नामेंट्स माने उनकी कोई ज्वेलरी ली है, तो वो एज ए लाइबिलिटी इंक्लूड करेंगे हम कहाँ पे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, ठीक है। लोन फ्रॉम wife is usually treated like any other loan taken and make wife creditor of the insolvent, ठीक है। तो अगर हमने वाइफ से लोन लिया है तो उसे भी हम क्या मानेंगे एज ए क्रेडिटर्स। जैसे हम अदर क्रेडिटर्स को इंक्लूड करेंगे अपनी क्रेडिटर्स में, उसी तरह से इनको भी क्रेडिटर्स के थ्रू जो कहाँ पे हम नोट करेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, ठीक है। पर शर्त क्या है, वो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो या स्त्री धन हो या हर सेल्फ अर्न इनकम हो, ठीक है, ये होनी चाहिए, ठीक है। इन केस इट इज प्रूव दैट लोन इज पेड बाय वाइफ आउट ऑफ अमाउंट रिसीविंग फ्रॉम इंसॉल्वेंट, ठीक है। अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि जो लोन से वाइफ से लोन लिया है वो इंसॉल्वेंट से रिसीव किए हुए अमाउंट्स में से ही बचाया हुआ है, तो देन बी ट्रीटेड एज कैपिटल ऑफ इंसॉल्वेंट, तब इसे हम क्या एज ए कैपिटल, इंसॉल्वेंट की कैपिटल के रूप में हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो आप बस इसका आप ये समझ के रखिए कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ऐसे सारे क्रेडिटर्स इंक्लूड हो जाएंगे जिनके पीछे कोई भी हमने सिक्योरिटी नहीं रखी है। बस आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो लोन टेकन फ्रॉम वाइफ, जब ये आइटम आपको आए तो बस आपको ये देखना है वहाँ पे नोटेड होगा कि स्त्री धन से है या नहीं है। स्त्री धन से जब लिखा हो फ्रॉम स्त्री धन, तो आपको स्त्री धन से है, यानी कि आपको किस में इंक्लूड करना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। या लिखा होगा, नोटेड होगा उसमें कि फ्रॉम जो है हर हस्बैंड्स अर्निंग, ठीक है, उसमें अपने जो है अपने हस्बैंड से रिसीव किए हुए अमाउंट्स में से बचा के रखा हो, तो उसे एज ए कैपिटल हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये हो गई। अब हमारा लिस्ट ए हो गया, तो लिस्ट ए में हम क्या इंक्लूड करते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। अब लिस्ट बी आई, लिस्ट बी में भी हम क्रेडिटर्स से इंक्लूड करेंगे, पर कौन से क्रेडिटर्स इंक्लूड करेंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका फुल्ली सिक्योर्ड, एक होता है आपका फुल्ली सिक्योर्ड, ठीक है, और एक होता है आपका पार्शली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड, ठीक है।
अब फुल्ली पार्ट सिक्योर्ड क्या है, पार्टली सिक्योर्ड क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 10,000 का लोन लिया है किसी भी पर्सन से, इंस्टीट्यूशन से या बैंक से, ठीक है, और आपने इसके पास जो है अपनी कोई 15,000 की क्या कह सकते हैं, कोई भी आप एसेट्स इनके पास एज ए सिक्योरिटी इनको दिया है, ठीक है। तो जब भी आपकी ये क्या है, आपका लोन है या आपका क्या कह सकते हैं, लायबिलिटी है, ठीक है, लायबिलिटी है। जब आपकी लायबिलिटी की अमाउंट से ज़्यादा की सिक्योरिटी दी गई हो तो ये क्या हो जाएगी, आपकी फुल्ली सिक्योर्ड। जब आपकी लोन अमाउंट कम हो आपकी सिक्योरिटी से, तो इस केस में क्या होगा कि क्या जब मान लीजिए आपने पेमेंट कर पाए, तो ये जो पर्सन होगा जिससे आपने लोन लिया है, आप लोन क्या है, आप लोन टेकर है, ये लोन गिवर है, ठीक है। तो जो लोन गिवर है उसको ये राइट होगा कि वो आपकी इस प्रॉपर्टी को सेल कर दे, अपनी अमाउंट को रिलाइज करे, और जो बैलेंस बचा है उसे क्या करेंगे, वो आपका सरप्लस माना जाएगा और वो सरप्लस आपको वापस कर दे। ओके, ये सरप्लस, यहाँ से आप सरप्लस की उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो फुल्ली सिक्योर्ड का मतलब क्या हो गया, ऐसे लोन्स जिनके पीछे उनकी लोन अमाउंट से ज़्यादा की सिक्योरिटी रखी गई हो। अगर हम लोन 10,000 का है तो सिक्योरिटी 15,000 की है, लोन हमारी 20,000 का है, सिक्योरिटी 25,000 का है, ठीक है। लोन हमारी 30,000 का है तो सिक्योरिटी 35 का है, ठीक है। मतलब जो भी अमाउंट होगी आपकी लोन की, उससे ज़्यादा की सिक्योरिटी होगी, और लोन जो आपका गिवर है उसको ये राइट हो जाएगा, जब आप पेमेंट करने में असमर्थ होगे तो क्या हो जाएगा, उसे राइट कि वो इस प्रॉपर्टी को बेच देगा, जो अपने लोन अमाउंट है वो उसको कवर करेगा, और जो बैलेंस है, जो एक्सेस अमाउंट है, वो आपको पेमेंट कर देगा या डेप्टर को पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो फुल्ली सिक्योर्ड। अब पार्टली सिक्योर्ड क्या होते हैं, पार्टली सिक्योर्ड में क्या होता है, जैसे आपके लोन अमाउंट कितनी है 10,000, ठीक है, लोन अमाउंट कितनी है 10,000, लोन अमाउंट क्या है, ये पार्टली सिक्योर्ड। पार्टली सिक्योर्ड, ठीक है। लोन अमाउंट कितनी है आपकी 10,000, आपने 10,000 का लोन है और उसके पीछे जो आपने सिक्योरिटी दी है वो मान लीजिए 7,000 की ही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, पार्टली सिक्योर्ड है, यानी आपने लोन तो 10,000 के ले रखा है, लेकिन उसके पीछे जो भी एसेट्स आपने एज ए सिक्योरिटी दिया है उसकी जो है वैल्यू केवल 7,000 है, ठीक है। तो जो ये 3,000 बच रही है यहाँ पे अमाउंट, ये आपको फिर पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके एज ए लोन या एज ए क्रेडिटर माने जाएंगे 3,000, इसे भी हम आपकी लायबिलिटी साइड में ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपकी लोन अमाउंट या जो आपकी लायबिलिटी की अमाउंट है वो मोर देन है आपकी सिक्योरिटी से, उस कंडीशन में क्या होती है, ये पार्टली सिक्योर्ड है ना। फुल्ली सिक्योर्ड मतलब फुल्ली सिक्योर्ड है, हमने फुल सिक्योरिटी दी है, मतलब जो हमारा अमाउंट क्या है 10,000 है तो 15,000 की सिक्योरिटी। पार्टली सिक्योर्ड क्या है, अमाउंट हमारे 10,000 के हैं, सिक्योरिटी की जो एसेट्स वैल्यू कितनी है 7,000। तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आपको कहना होगा, देखना होगा कि ये क्या है, पार्टली सिक्योर्ड। तो क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से देख के चलना होगा कि कौन सी सिक्योरिटी, कौन से लोन के पीछे कौन सी सिक्योरिटी रखी गई है, फुल्ली कवर है या पार्टली कवर है, ठीक है। तो जब कोई सिक्योरिटी फुल्ली कवर कर ले लोन को या लायबिलिटी को तो वो फुल्ली सिक्योर्ड में इंक्लूड करेंगे। अगर जब कोई भी आपकी जो सिक्योरिटी आपके लोन को पार्शली या जो है कवर करे तो उसे हम पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो अब लिस्ट बी, लिस्ट ए में तो हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूड हो गए, लिस्ट बी में हमारे फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल पढ़ लीजिए। द क्रेडिटर्स हु हैव सफिशिएंट सिक्योरिटी अगेंस्ट देयर क्लेम विल बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट एंड आफ्टर पेइंग दीज क्रेडिटर्स बैलेंस अमाउंट विल बी शो on the asset side of the statement of asset affair as available balance to distribute among other
क्रेडिटर्स। ओके, तो जो यहाँ पे हमारा जो सरप्लस आ रहा है इसको हम फिर आगे इंक्लूड कर लेंगे अपनी एसेट्स में। ठीक है, ये हमारी एसेट्स मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब हम पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं। ये अनसिक्योर्ड नहीं होगा, ये जो है आपका टाइपिंग एरर के थ्रू जो है गलत टाइप हो गया है। ओके, इसे आप काट दीजिएगा। यहाँ पे हमारा है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो फुल्ली किस में आया, लिस्ट बी में, और जो अभी हमने पार्टली सिक्योर्ड समझा था वो कहाँ आएगा, लिस्ट सी में। क्यों आएगा, क्यों पार्टली सिक्योर्ड क्या है, ये हमारे क्या है, ऐसी लोन अमाउंट है जिनके पीछे हमने उनकी लोन अमाउंट से कम की सिक्योरिटी रखी हो। अनपेड और अनसेटिस्फाई अमाउंट ऑफ द पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स विल बी शो एज एक्सपेक्टेड टू रैंक कॉलम एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, टू बी डिवाइडेड फ्रॉम फॉर अनपेड अमाउंट। ठीक है, तो पार्टली सिक्योर्ड क्या होगा, लोन अमाउंट 10,000 की, सिक्योरिटी अमाउंट 7,000 की। लोन अमाउंट 1 लाख की है, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट 50,000 की। इस तरह की कोई भी कंडीशन होगी तो हम लिस्ट सी में इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद जो इसकी लायबिलिटी बचेगी इसे एज ए अनसिक्योर्ड लायबिलिटी मानेंगे। ठीक है, अब ये आ गई हमारा लिस्ट डी में हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब ये आपको क्लियर है, लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट बी में फुल्ली सिक्योर्ड, लिस्ट सी में पार्टली सिक्योर्ड एंड लिस्ट डी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, अब आप ये कहोगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो होते हैं ऐसे क्रेडिटर्स होते हैं कि इनको क्या होता है, एक प्रेफरेंशियल राइट मिला होता है। क्या प्रेफरेंशियल राइट मिला होता है कि इन्हें जो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से पहले पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, जो भी आपकी जो है एसेट्स को सेल करने के बाद जो रियलाइजेशन अमाउंट आया उसमें से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से पहले हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करने के बाद अगर कोई अमाउंट बचती है तो ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपकी जो फुल्ली सिक्योर्ड है वो तो पेमेंट हो गई थ्रू आपकी सिक्योरिटी, पार्टली सिक्योर्ड है उसमें से भी जो पार्टली सिक्योर्ड अमाउंट था वो पेमेंट हो गया आपका थ्रू सिक्योरिटी, और उसमें से जो लेफ्ट अमाउंट है उसे एज ए हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मानेंगे। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था 10,000 की लोन थी, 7,000 की सिक्योरिटी, तो लेफ्ट अमाउंट 3,000 वो हमारा कहाँ आ जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो है आपको क्या ऐसे क्रेडिटर्स होते हैं जिनको प्रेफरेंशियल राइट मिला होता है। क्या राइट मिला होता है, उनको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से पहले पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्रेडिटर्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जो भी आपको किसी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को कोई पेमेंट करना होता है। गवर्नमेंट को हम क्या पेमेंट करते हैं, टैक्स पेमेंट करते हैं, तरह तरह के टैक्स होते हैं, हाउस टैक्स, रेंट, वो कह सकते हैं इनकम टैक्स, सेल टैक्स। अब तो ये सेल टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह हटा के सीधे क्या आ गई है, जीएसटी आ गई है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इस तरह के बहुत सारे जो टैक्सेस हैं जो हमें गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जितनी भी अमाउंट पे करनी होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी अमाउंट हो, वो पूरा ही क्या होगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स माने जाएंगे। कोई लोकल अथॉरिटी है, या जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री एक्ट है, या आपके वर्कर कंपनसेशन एक्ट है, इसके थ्रू अगर कोई पेमेंट करना है तो ये भी, जैसे कोई वर्कर्स को कोई आपकी क्षति हो गई तो कंपनसेशन करना है, तो ये भी आपका प्रेफरेंशियल उन्हें जो है राइट है कि पहले आप इनका पेमेंट करोगे। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को कोई पेमेंट करना हो। ठीक है, अच्छा, सैलरी एंड वेजेस भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है इन सभी चीज़ों के लिए जो आपके 2 एक्ट हमने पढ़ा है, प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट और आपका प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, दोनों में ही इनके अलग अलग लॉ है, डिफरेंसेस हैं और कुछ लिमिट्स हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहले आप ये समझ लो कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में होते क्या क्या इंक्लूड है। तो क्या क्या, सबसे पहला क्या है, गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी की कोई भी ड्यूज होगी वो इंक्लूड होगा। सैलरी एंड वेजेस, ठीक है, सैलरी एंड वेजेस फॉर द सर्विस रेंडर्ड फॉर 4 months प्रिसीडिंग द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी पेटिशन। ठीक है, तो सैलरी एंड वेजेस कब के जो इंक्लूड होंगे, जो हमने अगर कोई पिटीशन जो है फाइल की है इंसॉल्वेंसी के लिए, ठीक है,
उस डेट से जो है उनकी उस डेट से ठीक 4 महीने पहले के, ठीक है। अगर हमने मान लीजिए जनवरी में हमने अपना पिटिशन जो है प्रेजेंट कर दिया है, तो जनवरी से ठीक 4 महीने पहले की टाइम पीरियड का जो भी सैलरी एंड वेजेस होगा वो क्या होगा, हमारा प्रेफरेंशियल होगा। और उसकी भी एक लिमिट है, ये नहीं कि कितना भी होगा तो सारा ही हमारा प्रेफरेंशियल में जाएगा, नहीं, ठीक है। वो भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। एंड अभी ये बता देंगे, ये भी, हाँ, ये आपको टेबल के थ्रू बताएंगे, ठीक है। तो सैलरी एंड वेजेस, और एक और आइटम आपका आता है रेंट, ठीक है। तो ये सारी जो है सैलरी, वेजेस एंड रेंट, ये आपके क्या आ जाते हैं, आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में, ठीक है। आज हम एसेट्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है, एसेट्स को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का जो है आपको, ये तो आपने समझ गया कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिन्हें सबसे पहला हमें क्या होता है, इन्हें प्रेफरेंशियल राइट होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले पेमेंट प्राप्त करने का, ठीक है। अब इसके लिए दोनों ही लॉ में, दोनों जो हमारे एक्ट हैं उसमें अलग अलग कुछ जो है इनकी क्राइटेरिया है और अलग अलग जो है इनकी लिमिट्स डिसाइड की गई हैं कि कितना अमाउंट जो है हम प्रेफरेंशियल मानेंगे, ठीक है। ये इसको हम, ये आपको एक टेबल के थ्रू, देखिए टेबल आपको नज़र आ रही है, ठीक है, थोड़ा से बड़ा कर दे रहे हैं हम, ठीक, ये है। अब ये जो है आपको इसमें डिफरेंस, ये इसके अपने लॉ हैं, ठीक है। ये प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट है तो ये इसका अपना लॉ है, ये इसने अपने डिसाइडेड अमाउंट है। ये प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट है तो इसने ये अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। और इन दोनों में ये डिफरेंसेस भी हैं कि, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की थी जो हमारे लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट को जो भी हमारा टैक्स या रेट जो भी ड्यू है, अभी पेमेंट नहीं की है हमने, वो फुल्ली माना जाएगा, क्या, प्रेफरेंशियल, चाहे वो कितनी भी अमाउंट हो, 2000 हो, 4000 हो, 40,000 हो, 50,000 है, कितनी भी बड़ी अमाउंट हो या छोटी हो, उसे फुल्ली माना जाएगा प्रेफरेंशियल, दोनों ही एक्ट के तहत, ठीक है, दोनों ही एक्ट में देख रहे हैं आप, ठीक है। प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट हमारा कहाँ पे आपका क्या होता है एप्लीकेबल, 3 सिटीज़ में, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, और इन तीनों को छोड़ के जितने ऑल ओवर इंडिया में है वो हमारा प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट क्या होगा आपका, वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब देखिए, तो जितनी भी हमारे गवर्नमेंट टैक्स हैं, लोकल अथॉरिटीज़, जैसे आप म्यूनिसिपैलिटी टैक्स हैं, इस तरह की जो भी आप पढ़ोगे आगे, फैक्ट्रीज एक्ट के थ्रू जो भी पेमेंट्स करनी हो वर्कर्स को, या आप कह सकते हैं वर्कर्स कंपेंसेशन एक्ट है, ठीक है, इनके थ्रू जो भी आपका पेमेंट करना हो, ड्यू हो, ये पूरा का पूरा दोनों ही एक्ट में क्या माना जाएगा, फुल्ली प्रेफरेंशियल माना जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब सैलरी की बात आ रही है, ठीक है। तो सैलरी आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक आपको सैलरी पेमेंट करना होता है क्लर्क को, और एक सैलरी पेमेंट करना होता है मैनेजर्स को, ठीक है। और देखिए, अब वेजेस भी आ रही है, तो अब सैलरी में और वेजेस में क्या डिफरेंस है भैया, दोनों को हम एक भी मान सकते थे, नहीं, इनमें डिफरेंस है, ठीक है। सैलरी हम किसे पेमेंट करते हैं, जिनसे हम मेंटल वर्क लेते हैं, जो लोग मेंटल वर्क करते हैं, कॉपी पेन वाला वर्क करते हैं, उनको क्या पेमेंट की जाती है, सैलरी, ओके। और वेजेस किन्हें पेमेंट कर रहे हैं, जो फिजिकल वर्क करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं, ठीक है। जो लोग, जैसे आप देखा होगा कि वेजेस क्या होते हैं, जाते हैं बढ़िया साफ सुथरे होके गए वर्कर, जो आपके लेबर्स होते हैं, और शाम को गंदे पूरे अपने जो है गंदे होके वापस आए घर, तो वो क्या हो गए आपके, उनको वेजेस पेमेंट किया जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो लोग वाइट कॉलर में गए सुबह और शाम को ब्लू कॉलर में लौटे या ब्लैक कॉलर में लौटे, वो क्या होते हैं, उन्हें क्या पेमेंट की जाती है, वेजेस। और सैलरी किसे पेमेंट की गई, बढ़िया आराम से अच्छा सूट सफारी पहन के गए सुबह, वाइट कॉलर में गए और वाइट कॉलर में चले आए, क्यों, क्योंकि उन्हें तो कोई वैसा काम है नहीं, बस कॉपी पेन की काम करनी है, तो उन्हें हम क्या पेमेंट करते हैं, सैलरी। तो सैलरी और वेजेस में ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो सैलरी, अब आप ये देख लीजिए इसका क्या क्राइटेरिया है। तो सैलरी में प्रेफरेंशियल के सबसे पहले तो ये ध्यान रखने की बात है, जो हमारे पिटीशन डेट है उससे ठीक प्रीसीडिंग 4 मंथ्स का जो है हम लेंगे, ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के लिए सबसे पहले लेंगे। उसमें से भी एक आपका क्राइटेरिया है, उससे से में भी आपका एक लिमिट फिक्स है, ठीक है। क्या लिमिट फिक्स है, 300 फॉर ईच क्लर्क, ठीक है, कितनी भी सैलरी हो, तो ये नहीं कि पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल हो जाएगा,
तो 300 रुपीज़ फॉर ईच क्लर्क, इतनी अमाउंट को हम क्या मानेंगे प्रेफरेंशियल, और बाकी की जो लेफ्ट अमाउंट है उसको क्या उसे कहाँ इंक्लूड करेंगे हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्लर्क हैं, इनकी सैलरी 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ पर मंथ है। ठीक है, और जो है 2 क्लर्क्स हैं जिनकी की ड्यू है हमारी सैलरी। ठीक है, तो आपकी टोटल कितना हो गया, सबसे पहले तो टोटल आप इसका काउंट करो। 2 क्लर्क हैं, ठीक है, एक की हो गई 1000 पर मंथ, और तो 2 की कितनी हो गई 2000 पर मंथ। ठीक है, और हमें 4 मंथ्स का लेना है, तो 4 2 जा 8। ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी हमें पेमेंट करनी है 8000 रुपीज़, 8000 रुपीज़ हमें पेमेंट करनी है एज ए सैलरी। ठीक है, तो इसको हम पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल नहीं मानेंगे। इसके लिए क्या लॉ है इनके अकॉर्डिंग, आपकी प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट में, टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट में क्या क्या है 300 रुपीज़ फॉर ईच क्लर्क। तो केवल आपकी 300 इंटू 2, 600। ठीक है, तो 600 क्या हो गई आपकी क्या कह सकते हैं आप, ये आपका प्रेफरेंशियल अमाउंट माना जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपकी कितनी आ गई 8000, और 2 क्लर्क्स की है ना, 1 क्लर्क की कितनी थी 1000। ओके, और 2 क्लर्क की कितनी हो गई 1 मंथ, 2 क्लर्क्स की कितनी हो गई 2000। ठीक है, और 4 मंथ्स का लेना है हमें, तो कितना ले लिया हमने 8000, 4 2 जा 8, और इनको ड्यू है इतनी, और इसमें से हम प्रेफरेंशियल मानेंगे। एक क्लर्क की 300 रुपीज़ है ना, तो 2 क्लर्क की कितनी हो गई 600, और अब ये कितने महीने का ड्यू है हमारा 4 मंथ्स का, अगर मान लीजिए तो इंटू 4 कर देंगे तो 2400, ये आपका क्या माना जाएगा प्रेफरेंशियल, और बाकी का बची जो लेफ्ट अमाउंट है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में हम इंक्लूड करेंगे। ओके, क्लियर है, ये इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, इसलिए टेंशन ना लीजिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में और आ जाएगा जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है 300 रुपीज़ पर क्लर्क, ये किसके अकॉर्डिंग है हमारे प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यही जो है आपकी प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में क्या है 20 रुपीज़ पर हेड। ठीक है, 20 रुपीज़ पर हेड। ठीक है, तो जहां हमने यहाँ 300 रुपीज़ पर क्लर्क लिया था, यहाँ पे 20 रुपीज़ पर क्लर्क लेना है। ये अपने इसके लॉ है, खुद के लॉ है, और ये इसमें कोई चेंजेबल नहीं है, और बस इसे आपको इसी तरह एज इट इज़ फॉलो करना है। ठीक है, अब वेजेस में भी वही है, 4 मंथ्स का लेना है। ठीक है, कौन सी डेट से, जिस डेट से हमने पिटीशन फाइल की है, और वेजेस के लिए क्या अमाउंट है 100 रुपीज़ पर हेड। ठीक है, 100 रुपीज़ पर क्लर्क। ठीक है, ये कौन से में है प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट में है, और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में फिर क्या है 20 रुपीज़ पर हेड है। ठीक है, तो आपको इसमें जो है आपके प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में चाहे सैलरी हो या वेजेस हो, दोनों के लिए ही 20 रुपीज़ पर हेड की लिमिट रखी गई है, और इसमें जो आपके प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट में है सैलरी के लिए 300 रुपीज़ पर हेड, और वेजेस के लिए 100 रुपीज़ पर हेड की लिमिट रखी गई है। ठीक है, बस ये आपको चीज़ याद रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आइटम आ रहा है हमारा रेंट। जैसे रेंट है, अगर हमने कोई फैक्ट्री ली हुई है रेंट पे, जहाँ भी हम कोई भी जगह है जहाँ पे अपना वर्क कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, रेंट पे ली है, तो उसमें से भी उसके लिए भी कुछ यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंतर्गत आपका केवल 1 महीने का रेंट, चाहे वो कितना भी क्यों ना हो, उसे प्रेफरेंशियल माना जाएगा। 1 महीने से ज़्यादा का नहीं, सिर्फ 1 महीने का, सिर्फ 1 महीने के रेंट को हम क्या मानेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के थ्रू जो है इसमें क्या माना गया है निल। ओके, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में रेंट की कोई भी अमाउंट को हम
क्या करेंगे, प्रेफरेंशियल में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कहाँ इंक्लूड करेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। ठीक है, इसमें भी मान लीजिए रेंट अमाउंट आपकी क्वेश्चन में दे रखा है 2 मंथ्स का 6000 रुपीज़। ठीक है, पर लेकिन क्या करना है हमें, केवल 1 मंथ का क्या करना है, इंक्लूड करना है प्रेफरेंशियल में। ठीक है, तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा 3000। तो लेफ्ट जो अमाउंट बची हमारी बाकी का 3000 वो कहाँ इंक्लूड हो जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कैलकुलेट करने के बाद जो भी अमाउंट हमारी बच रही है वो हम कहाँ भेज देंगे, लिस्ट ए में, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि लिस्ट ए, बी, सी एंड डी। ए में क्या इंक्लूड, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बी में फुल्ली सिक्योर्ड, सी में पार्टली सिक्योर्ड एंड डी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूड होते हैं। ये लायबिलिटी साइड हमारा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आने वाले वीडियो में आपको एसेट साइड की जो है सारी लिस्ट के बारे में बताएंगे। ओके, और लास्ट में इसके हम पहले आपको पूरा कवर करा देंगे इसके रूल्स और थ्योरी पार्ट, फिर हम आपको क्या करवाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके, तो जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको पहले जो ये जो हमने टॉपिक आपको आज पढ़ाया है ये क्रेडिटर्स वाला, ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कराने का। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है आपको समझाने का, और अब आपकी भी ड्यूटी बनती है आप इसे अच्छे से पढ़ें और समझें। ठीक है, अगर कोई पॉइंट में आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अभी हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे ही PDF के थ्रू जो है हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। ओके, और आगे हम प्रयास करेंगे वाइट बोर्ड के थ्रू वीडियोस बनाने की, पर अभी जब तक के लिए हम इसे PDF के थ्रू हम आपको पढ़ाते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे हैं अभी इनके एग्ज़ाम्स बाकी हैं BCom फर्स्ट ईयर के बच्चों के, आप लोग जो है इन वीडियोस के थ्रू अपना जो है रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।